नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कहानी का तीसरा हिस्सा लेकर। आसमां एक तन्हा उड़ान। विलंब के लिए माफ़ी। तीसरे हिस्से में थोड़ा विलंब रहा। चलिए शुरू करते हैं। मुझे आप सभी की प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। ये सब तुम लोगों ने खुद में ही निर्धारित कर लिया। तब मैं कहाँ थी? तुमने मेरा कुछ भी तो मुझ में बाकी नहीं रहने दिया। और किन गैरों की बात करते हो आप? आपको पता है कि इसी चार दीवारी के अंदर सबसे ज्यादा मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है। पता है आपको? सब पता है, पर आंखें बंद कर ली तुम सब ने, कौरवों के खानदान की तरह। और रोज एक द्रौपदी लुटती रही, खामोश रही, क्योंकि यहाँ कोई कृष्ण नहीं था। या थे तो दुशासन, या वो लाचार मजबूर कायर पांडव। तुम में से कोई मेरा सहारा नहीं बन सकते, क्योंकि तुम में से अगर किसी ने मुझे अपमानित किया तो दूसरे ने बचाया भी तो नहीं। मैं तुम सबसे दूर चली जाऊंगी, तुम सबसे। प्यार बहुत करते थे वो मुझसे, बहुत प्यार। पर मेरा वजूद उनकी निगाहों में मात्र मांस के टुकड़े सा रह गया था। पर हाँ, प्यार तो था सबकी नजर में। हर सुख था, संपत्ति थी, भूख मिट जाती थी, पेट की भी और जिस्म की भी। सब ठीक ही चलता रहता। पर परेशानी ये हो गई कि मुझे मालूम था कि मैं किसी को मात्र शारीरिक सुख देने के लिए तो नहीं बनी हूं। ना ही मैंने अपने दामन में इन बदचलन सभ्यताओं की हथकड़ियां और सहन कर सकती थी। सब कुछ कुर्बान कर दिया, सारी लगन लगाकर देख ली, मगर अब बस मैं तुम सबके आदर्शों पर चल के देख लिया। बहुत जलील, भद्दे, लाचार और अपाहिज आदर्श थे तुम्हारे। अब मुझे अपने सिद्धांतों पर खरा उतरना था। उन 22 सालों के बाद 2 और साल लगे मुझे इस क्या कहेंगे लोग से बाहर निकलने में। वो पराया घर, शहर छोड़ते वक्त अपने वो गहने उठा लाई थी मैं, जिनका शौक मुझे अपने मासूम 16वें साल में कभी रहा होगा। जब श्रृंगार मुझे प्रिय रहा होगा, जब मेरा पावन मन भी किसी निर्मम छुअन से अछूता रहा होगा, जब मेरे पायल की छनक मेरी चंचलता का प्रमाण रही होगी, जब मेरी कलाई से बड़े आकार की चूड़ियों में एक फूल सा मन जवानी की सीढ़ियों से किसी स्वच्छंद प्रेम के चरम को निहारता होगा, जब मेरी आवाज में भी शर्म मिश्री सी शरबत में शर्मा कर घुल जाती होगी, तब शौक रहा होगा मुझे इन आभूषणों का, शायद। और अब उम्र के इस कर्कश पीड़ा के पड़ाव में जब शुरू होते ही नाजुक जवानी की सीढ़ियां मेरे लिए खत्म हो चुकी थी, तब इन जेवरातों के सही इस्तेमाल की घड़ी आ गई थी। एक बैग में अपनी कुछ साड़ियां उठा लाई थी और पीछे छोड़ गई थी एक चिट्ठी, एक माफीनामा, जिस पर बिना एक आंसू बहाए मैंने लिखा था कि आप हमेशा मजाक में कहते थे ना कि मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लोगे, तो समझ लीजिए मैं मर चुकी। मुझे आपसे हमदर्दी है कि मैं आपको कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी, और मुझे तकलीफ होती है कि मेरी वजह से आपको अपनी खुशियां तलाशने के लिए मुझसे ही झूठ बोलना पड़ता था। पर अब से आप आजाद हैं, और मैं भी। मैंने तब भी आपसे रातों को देर से घर आने का सवाल नहीं किया था, और अब जानने का अर्थ और चेष्टा भी नहीं रही। और सुनिए, वो आपके कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं, जूस फ्रिज में रखा है, नाश्ता टेबल पर ढक के रख दिया है, और आपकी आज की मीटिंग वाली ब्लू फाइल बेड पर है, और सिन्हा बिल्डर्स की फाइल अलमारी के दूसरे तह में रखी है। बाई को आज से काम पे बुला लिया है, घड़ी और पर्स वहीं टेबल पर है, धुले हुए कपड़े दराज में, और आपका बैग सोफे पर है, घर की दूसरी जरूरी चाबियां और जरूरी पेपर्स लॉकर में, और हाँ, मंगलसूत्र और तलाक के कागजात वहीं तकिए के नीचे।
ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी, जिन्हें आप लेकर आएंगे। बाय आसमां। यह सब कई बार याद करते करते मैं पत्थर हो चुकी थी। अब ये दर्द शायद मुझे नहीं तोड़ते थे। एक उम्र के बाद यादें नहीं सताती इंसान को। 8 साल पहले मैं शिमला आ गई थी। बचपन से शौक था यहाँ घूमने का, पर बचपन में अवसर नहीं मिला और जवानी में चाह खत्म हो गई। कभी मालूम ही नहीं था कि मेरे सपनों की उड़ान इतनी तन्हा, इतनी भयावह होगी। इस नए शहर में अजनबियों के बीच एक सामान्य जिंदगी शुरू करने में मुझे जो तकलीफें हुई थी, उसकी व्याख्या उस स्त्री से पूछिए जिसे देखते ही लोग सबसे पहले उसकी आंख में, उसकी मांग में सिंदूर ढूंढते हैं। अगर वो बेवा हुई तो उससे हमदर्दी जतानी है, उसे भाग्यहीन समझना है, या वो अपशकुन करने वाली कलंकनी है। ये सबकी अपनी अपनी सोच समझ निर्धारित करती है। पर अगर वो स्त्री तलाकशुदा है तब उसका चरित्र चित्रण ये समाज करता है, उसे हमदर्दी भी नसीब नहीं होती। सब अपने आप ही ये मान लेते हैं कि वो चरित्रहीन है। फिर या तो उसका फायदा उठाया जाएगा या फिर उसे बेसहारा करार दिया जाएगा। वो ऐसी खुली तिजोरी है जिस पर हाथ साफ सब करना चाहते हैं और चोर भी नहीं कहलाना चाहते। एक मर्द के बिना इस समाज में एक औरत को सम्मान भी नसीब नहीं होता, और आप बराबरी की बात करते हैं। खैर मेरा अनुभव काम आया। एक छोटे से स्कूल से शुरुआत की। काफी मुश्किलें हुई नई लोगों के बीच। कुछ को मेरी तन्हाई उनके लिए इनविटेशन लगी, कुछ फुर्सत निकाल कर बेचारी समझने आ गए। पर मैं तो ऐसी दुर्लभ हो चुकी थी कि अपने वजूद के लिए ऐशो आराम को बहुत पीछे छोड़ आई थी, और बेचारगी का रास्ता मैंने कभी चुना ही नहीं था। हमदर्दी आपको कमजोर और बेचारा साबित करती है। सम्मान से जीने का उपाय मात्र परिश्रम है। जितनी कठिन ये दुनिया थी उससे ज्यादा सशक्त मेरे सिद्धांत, ईमानदारी, काबिलियत और मेरे लगने ने मुझे कुछ अच्छे लोगों से जोड़ दिया था, जिनके साथ काम करते बहुत कुछ सीखने भी मिला और जिन्होंने निस्वार्थ रूप से मदद भी की। कुछ लोगों से तो घनिष्ठ संबंध बने, पर मैंने सदा ही उनसे एक दूरी बना कर रखी। सबके साथ मजाक कर लेने वाली लड़की से आज किसी को व्यंग करने की हिम्मत नहीं थी, और मेरे लिहाज का दायरा इतना बड़ा था कि वो दूरी तय करने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी थी, किसी को भी नहीं। आज मैं शिमला के एक विद्यालय में 2 सालों से प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। उसके पहले 5-5.5 साल तक शिक्षिका के पद पे कार्यभार संभाल रही थी। 2 कमरों का एक छोटा सा घर, जहाँ एक कमरे में बोर्ड और कुछ बेंच लगे हैं, जहाँ मैं स्कूल के बाद रोज 8-10 बच्चों को पढ़ाती हूँ जो होनहार हैं और जिनके माता पिता की आय उतनी नहीं है कि उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में योग बच्चों के लिए मेरा एक छोटा सा योगदान ही मेरे सुकून की वजह थी। उसी कमरे में एक अलमारी थी जिसमें मेरा छोटा सा पुस्तकालय समाहित था। उसी के निचले रेक पर बच्चों के लिए ली गई कुछ नोटबुक, डायरी, कलम आदि थे, और दूसरे कमरे में था एक बिस्तर, एक टी टेबल, 2 कुर्सियां, दीवार पे लगी एक टीवी और एक अलमारी, जिसमें कुछ कपड़ों के साथ साथ मेरे कुछ बच्चों की यादें थीं जो अब ऊंची शिक्षा के लिए बाहर चले गए थे। रेक पर सैकड़ों गिफ्ट और कलम के पैकेट थे जो बच्चे मुझे सालों से शिक्षक दिवस पर उपहार के रूप में देते आ रहे थे, और जिन्हें मैं उन बच्चों को ही हर महीने इनाम के तौर पर दे देती थी, जो अपने आप में पहले से बेहतर कर रहे हैं। किसी उपहार का इनाम हो जाना उपहार को बहुत बड़ा बना देता है, जो कि उपहार खुशी है और इनाम
समर्पण। दीवार पर एक आईना लगा था जिसे मैं रोज स्कूल के लिए निकलने से पहले 2-3 सेकंड निहारती थी। न जाने क्या देखती थी मैं उसमें, क्या निहारती थी। बदन पर साधारण हल्के रंगों की साड़ियां, लंबी आस्तीन के ब्लाउज, दोनों कलाइयों में एक एक बाला, बाई कलाई में घड़ी, जूड़े में गुथे हुए बाल और माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी। यही पहनावा और यही श्रृंगार, इन्हीं पर मैं 10 सालों से अमल करती आ रही थी। उस कमरे में ऊंचाई पर एक दीवार घड़ी भी लगी थी जिसे देखने का वक्त अपनी व्यस्त दिनचर्या में शायद ही कभी निकाल पाती थी। सूर्य की रोशनी अक्सर मुझे गुजरते वक्त की जानकारी देती थी। धन्यवाद। कहानी के आज के हिस्से में इतना ही। जल्द मिलेंगे कहानी का अगला हिस्सा लेकर।